अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बुरी तरह हारने के बाद भाजपा ये सोचने पर मजबूर हो चुकी है कि आखिर क्या वजह बनी है, क्या रीज़न बनी है उनकी उत्तर प्रदेश में हारने की। वो फैज़ाबाद वाली सीट जहां पे राम मंदिर की इंस्टॉलेशन की उन्होंने 5 महीने पहले और इतना बड़ा मीडिया कैंपेन किया था, इतना बड़ा जो है वो पॉलिटिकल स्टंट खेला था। उनके माइंड में ये था कि हिंदुत्व का जो कंसेप्ट है, हिंदुत्व का जो माइंडसेट है, हिंदू मज़हब के लिए जो उन्होंने कर दिया राम मंदिर को इंस्टॉल करके वहां पे यूपी में, फैज़ाबाद में, वो अब यहां पे कभी हार ही नहीं सकते। लेकिन हुआ उसका उल्ट है। फैज़ाबाद वाली सीट बीजेपी हार गई है। समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो जीते हैं वहां से फैजाबाद वाली सीट जहां पे राम मंदिर की इंस्टॉलेशन हुई है। अखबारों में, मीडिया में चौबीसों घंटे चर्चा हुई है और कई कंट्रोवर्सीज यहाँ उठी। देश भर के भक्तों को उस वक्त का इंतजार है जब मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मेरा लघु पुष्पक अब मुझे लक्ष्मण किला लेकर आ चुका है। पाकिस्तान में भी जय श्री राम हो रहा है। He's only drinking coconut water for 11 days। खुद को 18 घंटे खपाया, तब जाकर मोदी ने राम को पाया। अब आप खुद सोचें कि राम मंदिर भी भाजपा को यूपी में बचा नहीं सका। जो सीटें उनकी पिछले टर्न्योर में 76 थी, इस दफा 33 रह गई हैं। और उनके इतने स्ट्रांग सीएम होने के बावजूद भी यूपी के अंदर रिजल्ट्स वर्स्ट आए हैं। तो राम भी उनको ठुकराएंगे। उनको कैसे हरा दिया जो 90 के दशक की वो शाम, जब लाखों की संख्या में राम भक्तों को, साधु संतों को यहाँ गोलियों से बूंद दिया था और उन्हीं को जिता दिया। चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहाँ लगे थे हराने के लिए। निजी स्वार्थ कहीं लग गए होंगे, चंद रुपए दिख गए होंगे। ये अयोध्यावासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया था कि आरएसएस की जरूरत अटल जी के समय थी, अब हम बहुत मजबूत हैं। और ओवरऑल जो भाजपा 400 सीटों का दावा कर रही थी, मोदी जी आपकी बार 400 पार का कह रहे थे। Prime Minister, you have set Mission 400. After being 2 terms in power, is Mission 400 not too ambitious? Little not too much? ये देश की जनता ने तय किया है, मोदी ने तय नहीं किया। देश की जनता ने तय किया है, क्योंकि देश की जनता को भरोसा हो गया है कि 30 साल स्टेबिलिटी के अभाव में देश का बहुत नुकसान हुआ है। पिछले 10 साल स्टेबिलिटी के कारण देश को बहुत फायदा हुआ है और हर नागरिक को अपने वोट की ताकत समझ में आई है कि मेरे वोट की ताकत है कि मेरा घर का टॉयलेट बनता है, मेरे वोट की ताकत है कि गरीब को खाना मिलता है, मेरे वोट की ताकत है कि गरीब को दवाई मिल रही है। ये देश के सामान्य मानवी का भरोसा बना है और वो चाहते हैं। ये जनता जनार्दन का निर्णय है, मोदी तो निमित्त है। सर, इस 400 पार इन दिस टुवर्ड्स दिस गोल, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन स्पेसिफिकली फ्रॉम साउथ इंडिया? पहली बात है, पूरे देश में से हमें जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। हमें उनकी आशा अपेक्षा है उस पर खरा उतरने के लिए अपने आप को हमेशा सज्ज रखना है। मेरा ध्यान उस पर केंद्रित हुआ है। वो गिरकर 240 पे आके स्टेबल हुआ है और अगर यही रवायत कायम रही तो मे भी अगले टर्न्योर के अंदर इनको 100 या 120 सीटें मिलेंगी, क्योंकि भाजपा का जो कंसेप्ट है हुकूमत करने का, उनका जो माइंडसेट है, वो पब्लिक इश्यूज को रिजॉल्व करना ही नहीं है। आए हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर नजर डालते हैं कि इस वक्त बीजेपी को क्यों डाउनफॉल हुआ है, क्यों उनकी सीटें जो है वो 65 लॉस में चली गई हैं और क्यों उनका जो 400 पार वाला नंबर था वो पूरा नहीं हो सका। अरे अयोध्या को एयरपोर्ट दिया, अयोध्या में 500 साल बाद मंदिर बना, अयोध्या में इतना एडवांस रेलवे स्टेशन बनवाया गया, सड़कों का चौड़ीकरण किया गया, पूरा मार्केट खड़ा कर दिया गया। इसके बाद यार अयोध्या में बीजेपी कैसे हार गई? जो सबसे पहला पॉइंट उसके अंदर है वो ये कि बीजेपी आरएसएस की एक्सटेंशन थी। आरएसएस ने ही सबसे पहले 1985 में लोकसभा की 2 सीटें दिलवाई थी। उसके बाद ही बीजेपी का ग्रोथ स्टार्ट हुआ था और ऐसा ऐसा करते 98-99 में प्रधानमंत्री जो है बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी बन गए। पिछले टर्न्योर के अंदर इसी आरएसएस को बीजेपी ने गुड बाय कह दिया। उनके एक मंत्री ने बोला कि आरएसएस की हमें जरूरत थी जब हमारी पार्टी बहुत छोटी थी, अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। सवाल यह था कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय और अब के बीच आरएसएस की स्थिति कैसे बदली है। इस पर नड्डा ने कहा, शुरू में हम अक्षम होंगे,
थोड़ा कम होंगे। आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम हैं, तो बीजेपी अपने आप को चलाती है। अब हम इतनी बड़ी पार्टी बन चुके हैं कि अब आरएसएस के बगैर भी हम सरवाइव कर सकते हैं। तो जो आरएसएस के मेंबर्स 2019 में 2014 में डोर टू डोर कैंपेन करते थे, 1.5 करोड़ मेंबर्स, आप सोचे कितने घरों में जाके डोर टू डोर कैंपेन करते थे, 1 बाय 1 वोट मांगते थे, एक रैली की शक्ल अख्तियार करते थे, एक मीडिया कैंपेन बन जाती थी, एक माइंड डेविएशन का काम करती थी आरएसएस हिंदुत्व को सपोर्ट करने वाली बीजेपी के लिए। वो सपोर्ट खत्म हो गई, उसकी वजह से इनका जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट हो गया। इसके अलावा जो फैजाबाद की सीट वो हारे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो था वो आप जरा ये मुलाजा कीजिए। कलेश यादव जो पॉइंट उठा रहे हैं उसके ऊपर जरा गौर कीजिए। अन्याय किया आपने, मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाए जो 100 साल से रह रहे थे, 100 साल से लोग रह रहे थे। ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ, जानवरों के साथ 100 साल से रह रहे थे, आपने उन्हें उजाड़ दिया। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। जैसा कि आपने सुना, सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर का प्रचार करके वोट नहीं हासिल हो सकते थे। वहां के लोगों के साथ जो ज्यादती की है जमीन खरीदने के हवाले से, लैंड परचेजिंग के हवाले से, वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा। एक सेंटीमेंट हर्ट हुआ है लोगों का कि उन लोगों को पूरे मार्केट रेट के ऊपर पैसे नहीं दिए गए जो उन्होंने लैंड परचेज किया राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन के हवाले से। तो लोगों के माइंड में एक गुस्सा और एक जज्बा पैदा हो गया, नफरत पैदा हो गई मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए, कि ये एक अपने मजहब के लिए एक राम मंदिर की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, एक पुण्य का काम करने की कोशिश कर रहे हैं अपने हिसाब से, और लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये दोहरा मयार जो है वो मोदी जी को ले डूबा, बीजेपी को ले डूबा। उन्होंने अपनी तरफ से इतना पैसा लगाया, प्रोपेगेंडा जनरेट किया, लेकिन ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली पब्लिक के सेंटीमेंट्स को हर्ट किया। ये बहुत बड़ा रीजन रहा है यूपी में बीजेपी की हार का। इसके अलावा जो कास्ट बेस्ड वोट था 7% के करीब यूपी के अंदर, उसको टारगेट नहीं किया बीजेपी ने। कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं खड़ा किया जो वहां के लोकल कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव हो। बीजेपी अपने बलबूते पर, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करके बीजेपी ये सोचकर बैठी हुई थी कि हम जो है वो अपने बलबूते के ऊपर ये इलेक्शन जीत लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूपी के अंदर करारी हार मिली है बीजेपी को, और उसकी मेन रीजन ये है कि ऑन ग्राउंड इन्होंने लोगों के साथ फैसिलिटेशन वाला काम नहीं किया। राम मंदिर में 1.5 करोड़ लोग आ रहे हैं, बाहर से दूसरे प्रोविंसेस से आ रहे हैं। जो लोकल राम मंदिर के एरिया के लोग हैं उनके साथ तो आपने ज्यादती कर दी थी, यूपी के एरिया के अंदर आपने ज्यादती कर दी थी, इसी वजह से आपको वहां पे सीटें कम मिली। जो चौथा पॉइंट है इसके अंदर वो ये है कि राहुल गांधी ने लोगों के माइंड में एक बहुत बड़ा एक कंसेप्ट डाल दिया था, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है उसके अंदर यूट्यूबर्स का है। जैसे कि ध्रुव राठी जैसे इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने इस लेवल का एक्सपोज किया है मोदी जी को, उनकी डिक्टेटरशिप माइंडसेट को, कि वो क्यों 400 पार का नारा लगा रहे हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करना चाहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके मेरे माइंड में ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेकर आना चाह रहे थे, और ताहयात प्रेसिडेंट बनने की शिक भी उसमें शायद डाल देते। तो वो जो ध्रुव राठी की वीडियोस हैं, इसके अलावा और जो रैशनल यूट्यूबर्स इंडिपेंडेंट, रविश कुमार जैसे जो इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट हैं, उनकी एफर्ट की वजह से लोगों के अंदर एक रुझान पैदा हुआ। लोगों को उन्होंने इन्फॉर्म किया, एजुकेट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वोट जो इस दफा इंडिया अलायंस को डालना चाहिए, ना कि बीजेपी को डालना चाहिए, मोदी जी को नहीं डालना चाहिए। और मोदी जी के कुछ ऐसे कारनामे पिछले 5 सालों के उन्होंने दिखाए कि कैसे उन्होंने जो है डिक्टेटरशिप माइंडसेट को, प्यूटन वाले माइंडसेट को, और डिफरेंट और डिक्टेटर हिटलर वाले माइंडसेट को जो है उन्होंने इंपोज किया है, और अपोजिशन को उठा के जेल में डाला है। जितने अपोजिशन लीडर्स थे, कभी किसी पे कोई केस चल रहा है, कभी किसी पे ईडी जाके रेड मारी, कभी सीबीआई डाल रही है, सिटिंग सीएम को उठा के जेल में डाल दिया, केजरीवाल को। एजुकेशन मिनिस्टर जो दिल्ली के, उसको उठा के जो है वो जेल में डाल दिया। और जो मेन काम किया है वो ये कि जितने भी करप्ट लोग थे उनके ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी डाली, एफबीआई की इंक्वायरी डाली। और जैसे ही उन्होंने कुछ चंदा या कुछ
पैसे जो है वो बीजेपी की पार्टी को दिए, उसी वक्त उन्हें क्लीन चिट मिल गई। और उसके साथ साथ जो ऑपोजिशन में थे काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस, काफ़ी सारे जो है लीडर्स जो ऑपोजिशन में थे, जो खटकते थे मोदी जी को, उनके ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी डाल दी, ईडी की इंक्वायरी डाल दी, उनको जेलों में डाल दिया। तो अल्टीमेटली जैसे ही उन्होंने अपना माइंड चेंज किया, बीजेपी को ज्वाइन किया, उसी वक्त उनके सारे के सारे केसेस खत्म हो गए और वो जो है वो बीजेपी को ज्वाइन करते ही ड्राई क्लीन हो गए। तो लोगों के माइंड में एक चीज बैठ गई कि मोदी जी अपने मतलब के लिए किसी को भी किसी जगह पे उठा के जेल में डाल सकते। देयर इज नो डेमोक्रेटिक सिस्टम, देयर आर नो प्रिंसिपल, देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर एट ऑल फॉर द ऑपोजिशन। और उन लोगों के लिए कोई लॉ और कानून नहीं है, ना कोई जस्टिस सिस्टम है, जो लोग ऑपोजिशन में या मोदी जी के खिलाफ हैं। तो अगर उन्हें 400 सीटें मिल जाती हैं तो वो और ज्यादा ऑटोक्रेटिक होकर, और ज्यादा डिक्टेटर माइंड के साथ आके ऑपोजिशन के ऊपर जो है वो रगड़ा लगाएंगे और पब्लिक सेंटीमेंट्स के खिलाफ करें जाएंगे और पब्लिक को हर्ट करेंगे। इस माइंडसेट को एक्सपोज करने के लिए जिन यूट्यूबर्स ने और जिन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने और जिन ऑपोजिशन के लीडर्स ने बहुत ज़्यादा काम किया है, उन्होंने इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम को रिवाइव करने के लिए लोगों का माइंडसेट चेंज किया, लोगों को एजुकेट किया, और ये बहुत बड़ी वजह बनी है मोदी जी के डाउनफॉल की। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो कानून लोगों को रिलीफ देते हैं, जस्टिस देते हैं, चूँकि लास्ट टाइम उनके पास सिंपल मेजॉरिटी थी और वो कानून चेंज कर सकते थे, 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो आए थे, तो उन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनाए हैं जिनकी ज़मानत ही नहीं होती। जैसे कि ईडी या एफबीआई या सीबीआई के जो केसेस हैं उसके अंदर ज़मानत नहीं हो सकती। केजरीवाल को जेल में ही रहना पड़ेगा जब तक वो बरी नहीं हो जाते। तो पहले ये होता था कि अगर आपका जब तक जुर्म साबित नहीं हुआ आपको जज जमानत दे सकता था। अब सिचुएशन ये है कि पिछले 5 सालों में मोदी जी ने ऐसे ऐसे कानून बदल दिए जिसमें अगर आप पे इल्ज़ाम भी है तो आप जेल में ही रहेंगे। जैसे कि केजरीवाल जी जेल में हैं, जैसे कि सत्येंद्र शहर जो है वो जेल में है, एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली के। इसके अलावा और बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो जेल में हैं, क्योंकि इस वक्त लॉ चेंज हो चुका है और कानून के अंदर बंदिश कर दी गई है कि आप जमानत नहीं दे सकते जब तक इनका केस क्लियर नहीं हो जाता। अगर उन्हें बहुमत मिल जाती, अगर उन्हें 400 सीट्स मिल जाती मोदी जी को, तो वो कानून लेकर आते जो उनको ताहयात प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर रहने के लिए फेवर करते। तो ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट था जो कि क्लियर किया ध्रुव राठी ने, रवीश कुमार ने और बहुत सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने, लोगों को नॉलेज दे के, एजुकेट करके, लोगों को समझा के, जिसकी वजह से मोदी जी के खिलाफ बहुत बड़ा वोट पड़ा है। और इसी के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया, आरएसएस से डिस्टेंस किया बीजेपी ने अपने आप को, और कहा है कि आरएसएस की हमें ज़रूरत नहीं है। इसी तरह शिवसेना के जो टॉप लीडरशिप है, बाल ठाकरे के जो बेटे हैं, उनको भी डिस्टेंस किया। उनके साथ भी मोदी जी के बहुत सारे इख्तलाफात हुए हैं और वो छोड़ के मोदी जी को वो चले गए इंडिया अलायंस के साथ, जो कि एक तरह से बहुत बड़ी सपोर्ट थी शिवसेना बीजेपी की, और आरएसएस बहुत बड़ी सपोर्ट थी बीजेपी की। दोनों को छोड़ के बीजेपी को लेकर अकेले मोदी जी रन कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी रीज़न रही है कि हिंदुत्व का जो वोट बैंक था, जो एक तरह से बीजेपी के साथ एक अलायंस था इन दोनों पार्टियों का, वो ख़त्म हुआ और उसकी वजह से मोदी जी का डाउनफॉल स्टार्ट। तो मुद्दे की बात यह है कि जो माइंडसेट है डिक्टेटरशिप वाला मोदी जी का, वो उन्हें ले डूबा है और आगे मजीद लेकर जाएगा नीचे। ठीक है, वो 5 साल के लिए मजीद प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन 5 साल के लिए क्या उसे चला पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इंडिया अलायंस ताक में बैठा हुआ है कि कब ये टीडीए के साथ, नीतीश कुमार के साथ, चंद्रबाई नायडू के साथ कोई ना कोई खिलवाड़ करें और वो उसी वक्त वहाँ पे मरहम पट्टी लेकर पहुँचें और नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए मोदी जी को बाहर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।